अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो आप चाहते हुए भी नहीं भुला सकते। मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा वाक़यात से भरी पड़ी है। आपको जब बचपन से जिन्नात और इस तरह की मखलूक़ात से प्यार हो, आपने उसको देखा ना हो लेकिन उसके वजूद को आप मानते हों, छोटे होते हुए भी आप उसको ढूंढते हों, हर जगह पे तलाश करते हों, खौफ आपके अंदर फिर भी कायम रहता है। लेकिन वो जो जुस्तजू, वो जो तलाश है, वो जो उनकी खोज है, वो फिर ऐसी बचपन से ही आपके अंदर पुख्ता हो जाती है कि फिर आप उम्र भर उसी तलाश में रहते हैं। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो जिन्नात का टॉपिक है ये मुझे बचपन से ही, मैं नहीं जानता, अल्लाह बेहतर जानता है। शायद एक इसकी वजह ये भी है कि मेरी वालदा की जो मौत वाक़ई हुई थी वो इसी जादू जिन्नात की वजह से हुई थी, तावीज़ात की वजह से हुई थी। घर से बहुत ज़्यादा तावीज़ात निकलते थे। मैं तो बहुत छोटा था, 6 साल का, जब अम्मी अल्लाह को प्यारी हो गई। बड़ा हुआ तो पता लगा उसकी रीज़न तावीज़ात थे। मेरे अंदर क्यों जिन्नात का इतना शौक़ पैदा हुआ कि मैं आज भी सबसे फेवरेट टाइम मेरा रात के वो लम्हे होते हैं जब ये मखलूक बाहर घूमती है और आप इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इन लम्हों को। क्योंकि मैं आज भी सोचता हूँ, मैं बचपन से ही इन लम्हों से प्यार करता हूँ। सब सो जाते थे वहाँ पे 9-10 बजे मैक्सिमम सो जाते थे जब छोटे थे। मैं 2 बजे 3 बजे भी जाग रहा होता था। मुझे रात अच्छी लगती थी, रात की तन्हाई अच्छी लगती थी, और रात की तन्हाई में जो और मखलूक भी होती है उससे भी इसलिए मुझे प्यार हो गया। आगे भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं ज़िंदगी के जो गाहे बगाहे आपको सुनाता रहूँगा। आज अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ फिर याद आ गए वाक़यात जो आपके साथ शेयर करूँ। मैं अपने वाक़यात अभी बैठा याद कर रहा था स्टोरी सुनाने से पहले, तो मुझे अपने दादा अबू याद आ गए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब थोड़ा सा ज़िंदगी में शऊर आया है तो अब पता लगा है वो कौन लोग थे। उस वक्त हम छोटे थे, एहसास तक न था कि ये कौन लोग हैं। ये उस दौर के वो लोग थे जो हकीकत में मोहब्बतों के दौर में ज़िंदा रहने वाले लोग थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मोहब्बतें इतनी बांट रखी थीं कि अपने से ज़्यादा इनको दूसरों की फ़िक्र होती थी। मेरे दादा अबू के कई वाक़यात शायद मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किए हैं। कई वाक़यात हैं, एक दो आज और जहन में आ गए उनको याद करते करते। जैसे एक मैंने आपको शायद वाक़या सुनाया भी था, एक तो बल्कि लतीफ़ा भी है उनके हवाले से मशहूर, कि जब पहली दफ़ा, क्योंकि मेरे दादा का, हमारे टीचर्स जो थे हमें बताते थे, गांव के लोग बताते थे, छोटा सा एक शहर है हमारा, कि उस इलाके में ब्लैक एंड वाइट टीवी जिसके आगे से वो बंद होता था गत्ता सा और खुलता था, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी सबसे पहले मेरे दादा अबू लेके आए थे। और ये वो दौर था जब इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उस इलाके में नहीं थी, तो वो उसको पहले पहले बैटरी पे चलाते थे, जो ट्रैक्टर की बैटरी होती है बड़ी वाली, या जनरेटर पे वो चलाते थे। क्योंकि शहर के अंदर बिजली नहीं होती थी, लालटेन और दिए जलाते थे। तो वो उस टीवी को बैटरी पे या जनरेटर पे जब जनरेटर पे मेरे ख्याल में चलाते थे, तो लोग वहाँ पे टीवी देखने के लिए आते थे। जब मैंने होश संभाला, छोटा मैं आज भी याद हूँ, हमारे उस बड़ी सी बैठक पे जब लोग बहुत ज़्यादा, कोई मेरे होते हुए तो कम हो गए थे, 30-40-50 लोग आते थे, लेकिन जब हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है उस असातिज़ा की तरफ से, उस वक्त तो 150-200 बंदा आता था। क्योंकि वो टीवी क्या चीज़ है किसी को पता ही नहीं, और एक बॉक्स है जिसमें इंसान कैद हैं और इंसान उसके अंदर बहुत कुछ कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। पता नहीं इतने इंसान कैसे उस डब्बे में, एक जादू का डब्बा है जिसमें बंदे, लोग इस तरह कहते थे, उसको देखने के लिए आते थे।
लेकिन ये वो मेहमान नवाज लोग थे, वो मोहब्बतों भरा दौर था कि 150, 200, 250 बंदा भी आ गया तो उनके लिए पानी का, चाय का एहतमाम अपनी जेब से किया जाता था। आज तो 2 दिन किसी के घर चले जाने का मुँह बन जाता है कि यार खैर है, ये रोज़ आ जाता है। तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे चटाइयाँ बिछाई जाती थी, उनके बैठने का एहतमाम किया जाता था, और लोग बैठ के बाकायदा 8 से 9 बजे का जो ड्रामा लगता था बैठ के ड्रामा देखते थे, और जनरेटर चला के ड्रामा दिखाया जाता था। तो टेक्नोलॉजी की जो जितनी भी चीज़ें थी उस शहर के अंदर मेरे दादा अबू ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। बहुत बड़ा नाम था वो उनका वहाँ पे। तो साइकिल पहली दफ़ा जब वो लेके आए थे तो उनके हवाले से ये बड़ा लतीफ़ा मशहूर है कि वो जब साइकिल लेके आए, उनके पास साइकिल पहुँचा, तो हमारे घर से जो हमारी ज़मीनें हैं, आज बाइक पे या गाड़ी पे जाएं तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो वो साइकिल उन्होंने मंगवाया आने जाने के लिए, क्योंकि उनको कुछ दिन वो घर रहते थे और कुछ दिन वो ज़मीनों पे चले जाते थे, दादा वो वहीं पे रहते थे। तो सवारी के लिए एक नई चीज़ आई थी साइकिल। तो उन्होंने साइकिल की सवारी की, उसको सीखा, और साइकिल पे सवार होके जब अपने इलाके से गुज़र रहे थे उन ज़मीनों से, अभी ज़मीनें बहुत दूर थी हमारे, लेकिन वहीं रास्ते में ही लोगों ने देखा कि मलिक फिदा हुसैन एक बला ने उसको उठाया हुआ है और वो पाँव मार रहा है ज़मीन पे कि जैसे कोई छुड़वाने के लिए मारता, और उसको फिर भी लेके दौड़ी जा रही है। तो लोग बाकायदा डंडे लेके आ गए थे मारने के लिए और घेर लिया था। उन्होंने ब्रेक लगाई और रोक दिया, पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये आपको उठा के बला लेके जा रही है, हम आपको बचाने के लिए आए हैं, और डंडे सोटे इस तरह उठा के टायर पे और हैंडल पे मारने की कोशिश की। एक दो ने मार भी दिया, तो उनको रोका, रुको 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 रुको, ये बला नहीं है, और उनको बताया कि ये साइकिल है। उसको बला समझ के आए थे। वहीं पे मैंने कहा आपको वाक़या सुनाया था कि मेरी ज़िंदगी का ये हैरान कुन वाक़या है कि सवारी सिर्फ उनके पास ही थी साइकिल, और किसी दूसरे गांव से जो मियाँ बीवी एक शादी अटेंड करने के लिए पहुंचे थे, तो वहाँ पे औरत की रात को मौत वाक़या हो गई थी, और गर्मियों के दिन थे। तो घर पहुँचे दादा अबू को उन्होंने जगाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास मैयत है, मेरी बीवी मर चुकी है। और कुछ लोग भी थे उस इलाके के, वो तो नया था उस इलाके का, तो वो शहरदार ने बताया जी हमारे मेहमान हैं। मेहमान को तो बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, मेहमान के लिए तो नए बिस्तर निकाले जाते थे जो छुपा के रखे जाते थे, ये सिर्फ मेहमानों के लिए, और ज़रूरी नहीं मेहमान अपना हो, किसी का भी होता था, तो उसका बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था मेहमान को। तो उन्होंने गांव वाले ने बताया कि जी मलिक साहब ये मेहमान आए थे, इनकी बीवी जो है अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, तो गर्मियों के दिन हैं, ये इसकी मुर्दा जिस्म ख़राब ना हो जाए, तो इनकी ख्वाहिश ये है रात ही रात ये यहाँ से रवाना हो जाएं, सुबह वहाँ पहुँचें, ताकि कल वहाँ पे इनके इलाके में नमाज जनाजा हो जाए। तो आपके पास आए हैं, आपके पास सवारी है, आपकी मदद चाहिए। तो बताते हैं कि उस औरत को एक फट्टा, लकड़ी का पीस जो होता है बड़ा सा, उसको फट्टा सा बोलते हैं, उस लकड़ी के पीस के ऊपर उस औरत को उसके ऊपर रखा गया, उस पीस पे, और उस पीस को रस्सियों से बांध दिया गया। यानी कि नीचे वो लकड़ी का एक बड़ा सा पीस, फट्टा सा, उसके ऊपर वो मुर्दा औरत का जिस्म, और उसको रस्सियों से बांध दिया गया। और उसके बाद साइकिल के पीछे वो जो एक होता है खींचने वाला, जिस पर सामान रख सकते हैं, पीछे कोई बैठता भी है, आपने देखा होगा सोराब बड़े जो साइकिल होते हैं, छोटे मॉडर्न नहीं जो हम लोग चलाते हैं, पुराने दौर के जो होते थे। तो पीछे उसका जो हिस्सा था वहाँ पे उन्होंने उस मैयत को उस लकड़ी के साथ रख के बांध दिया। और उसका जो हस्बैंड था वो साइकिल का जो आगे वाला रॉड होता है, हैंडल के पीछे जो रॉड सा आ रहा होता है, उसके ऊपर आपने देखा होगा अक्सर लोग बिठा लेते हैं, या आजकल मूवीज़ के अंदर, स्पेशली इंडियन मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं ये सीन के साइकिल चला रहा है, उसने आगे लड़की को बिठाया हुआ है। तो ऐसे उसका जो शौहर था उस औरत का, वो आगे बैठा और दादा अबू ने साइकिल को चलाया, और वो जो खातून मुर्दा थी, बंधा हुआ उसका जिस्म साइकिल से पीछे वो ऐसे रखा हुआ था, और साइकिल यूँ सीधा जा रही थी। और एक लालटेन ही था जो रातों को कोई सफ़र नहीं करता था, तो उस लालटेन की रोशनी में इतना वज़न, एक आगे बैठा है और एक पीछे मुर्दा जिस्म है। तो वो उसको लेके वीरान रस्तों से, वीरान जगहों से, अंधेरों से, जब बिजली का कॉन्सेप्ट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो उन इलाकों से गुज़रते गुज़रते पूरी रात सफ़र करते रहे।
और कहीं एक जगह भी रुके नहीं कि मैं थक गया हूँ, मैं ज़रा सांस ले लूँ। वो कहते हैं रुके नहीं, वो चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, यहाँ तक कि पूरी रात साइकिल चला के सुबह उस गांव में पहुँचे जहाँ उन लोगों को पहुँचना था। खैर उन लोगों ने काफ़ी आओ भगत की, जान चुके थे कि रात को इस वक्त चले हैं और अब आके रुके हैं, और इस बंदे ने रोका नहीं, रास्ते में कोई पहुँच के उनको गोल्ड मेडल भी मिला था। वहीं पे कोई सरकार ने कोई साइकिल रेस करवाई थी, तो उसमें दादा अबू फर्स्ट इनाम लिया था, पहले नंबर पे आए थे साइकिल रेस में। बहुत सेहतमंद थे, प्रैक्टिकली लोग थे, हार्ड वर्क करने वाले लोग थे, बैठने वाले लोग नहीं थे, खुद काम करने वाले लोग थे। उनकी जब मैं ये आपको आज सुना रहा हूँ तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी तरीके मुझे याद आ गई। अब तो घर हिस्से में बट गया, बहुत उसके पार्ट्स हो गए। जब उस वक्त हमारा घर था तो बहुत बड़ा एक हवेली होती थी, एक बहुत बड़ा घर था, हमारा मशहूर घर था। उस हवेली के बड़े से बाहर जो गेट था, उस गेट के अंदर से जब आप दाखिल होते थे तो बिल्कुल गेट के साथ जो दीवार राइट साइड को अंदर जा रही होती थी, उसके एंड पे एक कमरा बना हुआ था जो दादा अबू का था। उसके साथ एक और बैठक थी, जो मेहमान वगैरह आ जाते थे, उनको रात को ठहराना, खाना शाना खिलाना, स्लीपिंग का इंतज़ाम, वो उनके लिए एक बड़ी सी बैठक बनाई गई थी। उसके आगे काफ़ी बड़ा प्लाट पड़ा हुआ था घर का खाली, लेकिन ये घर के अंदर ही था, बड़ा सा प्लाट था खाली घर का, पौधे शौधे लगाए हुए थे उसके अंदर। उसके बाद फिर घर के रूम शुरू हो जाते थे, दीवार, और फिर आगे जाके हवेली के अंदर वाले साइड पे ख़वातीन के लिए सारी घर की जगह थी। बाहर का एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें सफ़ेदे के बहुत बड़े बड़े जो दरख्त लगे हुए थे, कम से कम कोई 20-25 दरख्त लगे हुए थे बाहर, और खाली प्लाट था, पौधे लगे हुए थे, ग्राउंड सा भी था। ये सारा 4 दीवारी के अंदर था। ये मेन गेट से दाखिल होते थे तो अंदर ही आता था ये सारा। इसी जगह पे ही पहले वो टीवी लगा के देखी जाती थी। तो जो दादा अबू का कमरा था वो बहुत पुराना हो चुका था, इतना पुराना कि उसकी जो था तो बना हुआ ईंटों का था, पक्का था, लेकिन उस पर ऊपर प्लस्तर नहीं हुआ था। लेकिन उसकी ज़मीन को देख के लगता था कि ये बहुत पुराना है। वो ज़मीन की मिट्टी अजीब सी थी, जैसी कब्रिस्तानों में पुराने इलाकों की, क्योंकि ये जो दादा अबू ने घर बनाया था, ये जगह थी, ये वीराना था, खाली था, तो यहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने घर बनाया था। उस वक्त का ये मॉडर्न घर था। तो वो जो कमरा था उसके अंदर उनका सामान पड़ा होता था, क्योंकि वो टेक्निकल बंदे थे, चीज़ों को रिपेयर भी कर लेते थे, जनरेटर ख़राब हो गया खुद ही बना लेते थे। मोटर बाइक का मैं आपको उनका किस्सा सुना चुका हूँ, बड़ा मशहूर किस्सा है मेरे दादा अबू का, कि उनके पास वाहिद एक मोटरसाइकिल था उस शहर के अंदर, वो भी वो उनको ट्रांफ बोलते थे। वो बड़े हैवी बाइक जिस तरह आजकल के हैं वैसे उनकी टैंकियाँ बड़ी बड़ी होती थी, नॉर्मल नहीं होते थे, बड़े हैवी किस्म के होते थे, वो ट्रांफ बाइक कहलाते थे। तो वो दादा अबू के पास सिर्फ एक था ट्रांफ, और वो जब चलता था और उसकी आवाज़ जो इतनी गूंजती थी तो लोग बाहर निकल के आते थे कि मलिक फिदा हुसैन जा रहे हैं, उनके बाइक को देखने के लिए आते थे। ये तो हमने भी आंखों से देखा है, मैं छोटा था देखा है, लेकिन असातिज़ा ये सारी बातें हमें बताते रहे जिन स्कूल में मैं पढ़ता रहा। वो मशहूर उनका बाइक था। और दूसरा बाइक उन्होंने अपने दोस्त एक हमारे, वो उनको भी हम दादा बोलते थे, रमज़ान सियाल, उनको लेकर दिया था ट्रांफ बाइक। लेकिन काफ़ी अरसे बाद दादा अबू के पास सिर्फ एक काफ़ी अरसा बाइक रहा। तो इस तरह का जब सामान ख़राब शराब होता, बाइक को कोई मसला होता, तो वो खुद ही उसको ठीक वगैरह कर लेते थे। मैंने बताया ना, ये मेहनती लोग, दरवेश किस्म के लोग थे ये। अना नहीं होती थी इनके अंदर, शोबाजी नहीं होती थी, सिंपल बहुत ही सादा से बंदे। तो ये माशाल्लाह बहुत टेक्निकल से थे। तो वो जो कमरा सा बना हुआ था गेट से आगे जाके दीवार के साथ, वो उनका था, सिर्फ उनके पास चाबी थी। उसकी 2 खिड़कियां थीं, जिससे हम बच्चे थे खेलते थे, खिड़कियों में अंदर झांक झांक के देखते थे भी अंदर कौन सा खजाना छुपा है। लेकिन वो ऐसे झाड़ फूंड सा, लोहे का सामान, ये वो ऐसे काफ़ी चीज़ें सारी उनकी पड़ी होती थी। एक दफ़ा सांप एक दादा अबू ज़मीनों पे गए हुए थे, तो दादा अबू नहीं थे घर में, हम छोटे थे। ये मुझे याद है, ये वाक़या मेरी आंखों के सामने का है। तो एक सांप था, बहुत बड़ा सा काला सा सांप था, और देखा सांप है, सांप सांप की आवाज़ की तो सांप भागता हुआ एक दीवार के अंदर चला गया। अब सारे परेशान, एक सांप है और दीवार के अंदर चला गया है और ये बात ठीक नहीं है, तो डर सकता है, खौफ था, क्या किया जाए। तो जी ढूंढो, वो जो बीन बजाने वाले होते हैं, ढूंढ 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 बजाते हैं, जो बीन सी बजाते हैं, उनको ढूंढ के, जोगी को ढूंढ के लाया जाए, जोगी आके बीन बजाए और सांप पकड़ ले।
जो भी जोगी तो घूमते फिरते थे, उनका प्रॉपर घर तो होता नहीं था, ये कहीं से आ जाते थे, दूर दूर रहते थे। जोगी को ढूंढते ढूंढते को 1-2 दिन लग गए, और जिस दिन पता लगा जी जोगी आ गया है, तो जोगी को बुलाया गया और उनको कहा जी चेक करो कहाँ सांप चला गया। उसको बताया जी इस दीवार के अंदर गया। हम छोटे छोटे थे, हमें कहते थे जाओ घर जाओ घर जाओ, हम फिर भी खड़े होकर देखते थे, क्योंकि पानी जब हम छोटे थे और टीवी देखने के लिए जब लोग आते थे ना, तो पानी भरना हमारी जिम्मेदारी होती थी, मेरी, मोन की, अजहर की। हम लोग पानी भर भर के लाते थे, मतलब मेहमानों के लिए, जाओ भी जग भर के लाओ, जाओ जी ये पानी भर के लाओ, या मुलाजिम भी लेके आते थे, लेकिन वो सिखाने के लिए कि इनके अंदर भी ये रहना कि मुलाजिम ना सारे काम करें, ये भी सीखें, तो ये हमसे भी काम कराए जाते थे। मूवी का तो खैर चाचू लोग जब कभी देखते थे वो तो आज भी याद है, वो तो बहाना यही मिलता था कि यार इनको बिठा लो, पानी शानी मंगवाना पड़ेगा, चाय चाय तो ये ले आएंगे, तो इस बहाने हम बैठ जाते थे, यार चलो यार पानी ये ले आएंगे। तो ज़रा कोई ऐसा वैसा बोल्ड सा सीन था, चलो उठो भागो, और हमें भगा देते थे। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा कि मूवी देखते हुए हल्का सा, तो बच्चे बच्चे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होता था उस दौर की मूवीज़ में। लाइक 95 में क्या था, कुछ भी नहीं था। 90 से 95 की मूवीज़ कौन सी बोल्ड होती थी, लेकिन वो ज़रा सा सीन होता था, चलो उठो उठो, एक मिनट रोक दो यार, उठो उठो उठो, चलो जाओ तुम लोग। तो वो बीन बजा रहा और काफ़ी देर दीवार के करीब उसने बीन बजाई और कोई सांप ना आया, तो फिर उसको कहा कि यार ढूंढो, ये तो परेशानी वाली बात है, सांप का है। ढूंढते ढूंढते बीन बजाते 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 वो दादा अबू के कमरे के पास आ गया। वो जान के नहीं आया, कुदरती वहाँ पे आ गया। जब वहाँ पे बीन बजा रहा तो ये हमने अपनी आंखों से देखा था, दरवाज़ा बाहर से बंद था, उसका ताला लगा हुआ था और उसकी जो खिड़कियाँ होती थी वो खुली रहती थी ताकि वेंटिलेशन रहे। वो बीन बजाता गया तो उसने कहा रुक के यहाँ है सांप। एक काला स्या सांप कहाँ से निकल आया, वो यूं करके बैठ गया। वो फिर बीन बजाता रहा, थोड़ी देर के बाद दूसरा सांप भी आके बैठ गया, यहाँ तक कि 4-5 सांप बाकायदा वहाँ पे आके बैठ गए। मैंने कहा ना उसकी ज़मीन बहुत पुरानी सी थी, मुझे आज भी याद है, बहुत पुरानी सी उसकी ज़मीन थी। उसे अंदर कभी नहीं गए थे हम, अंदर जाने की कोशिश भी करते तो दादा अबू की एक ही आवाज़ आती, गुस्से, चलो बाहर जाओ, हम भाग जाते। आज तक अंदर नहीं गए थे। मुझे बाकी कज़न गए, पता नहीं, मैं आज तक अंदर नहीं गया था। दादा अबू जब भी बैठे होते, दरवाज़ा खोल के हमें पता होता था दादा अबू बैठे हैं, अंदर जुर्रत नहीं थी हम अंदर जा सके, डर लगता था उनसे, वो थे भी गरजदार, तो अंदर कभी नहीं गए थे। हमेशा ये रहता था यार दादा अबू देखो अंदर आने नहीं देते, गुस्सा कर देते हैं। वो आज समझ आता है अंदर क्यों नहीं आने देते थे। तो 4-5 सांप निकल आए, तो उसी वक्त वो बाइक की आवाज़ आ गई। हमने कहा शुक्र है जी दादा अबू भी आ गए, दरवाज़ा खुलवाते हैं, ये तो सांप ही सांप हैं। हुई 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 हुई, उनको तो पता ही नहीं लगा, अंदर तो इतने काले स्याह मुश्की, हम उसको बोलते थे मुश्की सांप, जिसको कोबरा बोलते हैं, ब्लैक कोबरा। तो काले स्याह 4 हमें जो नज़र आ रहे हैं, अब अल्लाह बेहतर जाने दीवार के साथ कितने हैं, सामान इतना अजीबो गरीब पड़ा हुआ था, जिसके पीछे छुपे हैं वो नहीं हमें पता। जो हमारी आंखों ने देखा वो 4-5, 3-4 हैं या 5 हैं, मुझे सही याद नहीं, लेकिन 3-4 तो कम अज़ कम थे, जो यूं करके बैठे हैं, बाकायदा एक्टिव बैठे हैं। बाकी क्या है हमें नहीं पता। सारे खुश हो गए, चलो भी दादो अबू आ गए हैं, उनको बताते हैं जी ताला खोलें, ये तो जोगी बुला लिया, ये तो सांप है। और वो आए, बाइक आया, वो बड़ा हैवी सा बाइक था, उन्होंने आके बाइक खड़े किया, देखा सारे जमा हुए हैं, क्या हुआ है, उन्होंने आके पूछा, उन्होंने कहा जी सांप था और जोगी को बुलाया है। तो अंदर तो सांप है। तो कहते हैं हाँ तो क्या हो गया, सांप है तो फिर क्या मसला क्या है। कहते हैं जी काले से सांप है, पता नहीं कितने इनके बच्चे भी होंगे, ये तो खतरनाक सी बात है, तो इसलिए तो जोगी को बुलाया था हमने। एक सांप देखा था जिसकी वजह से उसको नहीं पता था, बीन बजाइए यहाँ से निकल आए, तो आप यहाँ पे बैठे होते हैं, काम करते हैं। तो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। जोगी कहते हैं ओ भाई इधर आ इधर आ, तेरे कितने पैसे हैं, ये ले पैसे, जा तू। जोगी डर गया, उनका एक दबदबा था, रोब था उनका, वो रोब वाली पर्सनैलिटी थे, समझ गया, कहते जा। कहते हैं हाँ बताओ क्या मसला है। घर वाले परेशान हो, कहें जी बेटे, कहें जी सांप है अंदर। तो कहते हैं कि यार तुम्हें क्या कह रहे हैं तो होने दो। उन्होंने कहा अब्बा जी आप अंदर बैठे होते हैं, काम कर रहे थे, हमें डर ये कि आपको नुकसान ना पहुंचा दें। कहते हैं मैं तो जब से काम कर रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं, बाखुदा ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके लफ्ज़ हैं, अल्लाह की कसम। कहते हैं मैं जब काम कर रहा होता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द आके बैठ जाते हैं, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं कहा, तो तुम लोगों को क्या कह दिया इन लोगों ने।
4-5 सांप उनके पास आके बैठ जाते थे और वो कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, उनको ना उनको डर लगा ना कभी कुछ उनको कहा, वो बैठे रहते हैं, कहते फिर चले जाते हैं। तो तुम्हें क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैंने तुम लोगों से कभी नहीं कहा, कोई कंप्लेन नहीं की, मुझे पता है ये रहते हैं और मेरे काम करते हुए आके बैठ जाते हैं, मेरे साथ बैठे रहते हैं काफ़ी देर, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ, मैं इनको देखता भी नहीं हूँ, मैंने कभी इनको खाना पीना नहीं दिया, मैंने इनकी कभी केयर नहीं की, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है, जो भी हैं, जाओ जाओ भाई अपना काम करो, छोड़ो। सबको हटा दिया। फिर वो आज बात समझ आई, हमें उस कमरे में क्यों नहीं जाने देते थे, शायद उन सांपों की वजह से, लेकिन वो सांप क्या थे ये आगे आपको बताता हूँ। मैं और मेरा कज़न मून हम ज़मीनों पे गए, शौक़ था कि अपनी ज़मीनों पे जाएं, दादा वो हमें लेके गए, बाइक पे ही लेके गए। वहाँ हमें बताया गया कि हमारी बकरियाँ भी हैं, जो दादा वो ने मेरे नाम की अलग से कुछ बकरियाँ रखी हुई हैं, मून के नाम की अलग से, मतलब ज़मीनें थी हमारी काफ़ी ज़्यादा, बकरियाँ शकरियाँ भी रखी होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक आटे की चक्की बना दी थी। लोगों को प्रॉब्लम आती थी, ज़मीनों में गंदम आ जाती थी, तो गंदम को बैलगाड़ी गद्दा गाड़ी पे रख के दूर शहर जाना पड़ता, और वो जो पहले तो हाथ की चक्की होती थी ना, लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, एक बहुत भारी भरकम पत्थर की चक्की होती थी जिस पे हाथ से आटा पीसा जाता था, ऊपर से डालते जाते थे, वो पीसती थी आटे को। तो जब चक्कियाँ चल गई और चक्की वाली आ गई, ठुक 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 इस तरह की आवाज़ निकलने वाली चक्की आ गई, पीटर से वो चलती थी। तो दादा ने भी वहाँ पे कहा यार लोगों की सहूलत के लिए मैं चक्की लगा देता हूँ आटे की, ताकि लोग अपना आटा ये किया करें, मतलब पैसों के पर्पज़ से नहीं, लोगों की हेल्प के लिए चक्की लगा दी। तो वो जो वहाँ पे काम करता था उसको कहा पैसे शैसे नहीं लेने, इतना ले लेना कि इसका खर्चा वर्चा जो है ना वो निकाल देना, बस बाकी कोई कमाने के लिए नहीं है। तो हमारे भी आटा वहीं से आता था। तो हम वहाँ पे गए, मैं और मोहन, तो उन्होंने हमें बकरियाँ दिखाई 2-3 कि ये इसकी है, मज़हर की है जी, ये इसकी है, ये इसकी, और हमने पहचान लिया और खुश हुए। और हमने खुशी में, बच्चे जिस तरह उनको डोरियाँ नहीं बांध देते गले में, हमने उस तरह डोरियाँ भी बांधी, निशानियाँ हमने पूरी लगा दी। आज भी मुझे बचपन की वो बकरियाँ 2 जो मुझे बताई गई थी कि ये 3 तुम्हारी हैं, ये 3 इसकी हैं, मोहन की थी तो काफ़ी ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा ये स्पेशली तुम लोगों के लिए हैं। हम उनके साथ काफ़ी खेलते रहे, उन बच्चियों के साथ। निशानियाँ, एक सफ़ेद थी, उसकी आंख के नीचे एक यहाँ निशान था, एक और थी, मैंने उनको रट लिया था और उनको भी याद हो गया था। मतलब आप 50 बकरियाँ भी छोड़ देंगे तो हम अपनी पहचान सकते थे, इतना हमें प्यार हो गया था। हम इतना खेलते रहे थे उन बकरियों के साथ बहुत ज़्यादा। और काफ़ी रात हो गई तो उन्होंने कहा चलो, मतलब रात नहीं रहने देते थे हमें, वहीं दादा वो तो वहीं रहते थे, 2-3 दिन 4 दिन वहीं रहते थे, फिर 2-3 दिन 4 दिन इधर घर रहते थे। बाइक पे बिठाया और वापस आ गए। ज़िद की 1 हफ़्ते बाद ही हमें दोबारा जाना है, अपनी बकरियों के पास खेलना है और आप हमें लेके जाएं। तो हमारी ज़िद मान गया, हमें फिर से बकरियों के पास लेके गए। तो वहाँ पहुँचे तो हमें बिठाया वहाँ पे चारपाई पे, मुलाजिम थे उन्होंने जो रखे होते, उनको कहते ओए इनको कोई सेवा शेवा करो, मतलब वो बच्चों को कोई जो भी पानी शानी पिलाओ, चाय शाय पिलाओ, या जो भी एक जूस शूस जो भी एक बच्चों का ख्याल रखा जाता है, क्या खाओगे क्या पियोगे। तो उनको फ़ौरन किसी इर्द गिर्द ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, कोई काम के लिए निकलना था, उन्होंने हमें छोड़ा कि अब मुलाजिम है ये बच्चों को संभाल लेंगे, और वो चले गए। वहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी बनाई हुई थी चक्की के बिल्कुल साथ, वहाँ पे टॉफ़ियाँ, ये खाने पीने की बच्चों की इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो वो हमारे लिए लेके आने लगे, वो हमें देने लगे, पानी शानी देने लगे। दादा वो चले गए। पता था कि जानते थे कि मलिक साहब के ये वो हैं, क्या हुए, हम पोतरे हुए, मतलब बेटे के हम बेटे थे, तो पोते हुए, या तो वो हमारे ख्याल रखना शुरू हो गए। तो हमने कहा बस हमें छोड़ दो, हम खुद ही खेलेंगे। ज़मीनें थी, खुला एरिया था हमारे लिए, तो खुशियाँ थी खेलने के लिए। तो हमने देखा हमारी बकरियाँ, मैं और मून निकले थोड़ी देर आगे के, ऐसे खेलते खेलते तो हमें बकरियाँ मिल गई, मेरी भी और उसकी भी। और मज़े की बात है सिर्फ मेरी और उसकी फिर रही थी, बाकी और नहीं फिर रही थी। हमने कहा ओहो हमारी तो बकरियाँ मिल गई। हम उन बकरियों के साथ खेलते रहे, तकरीबन कोई आधा घंटा हम अपनी बकरियों के साथ खेलते रहे। उसके बाद हमारी बकरियाँ भाग गईं। हम उनके पीछे भी काफ़ी भागे, लेकिन वो भाग गई। अब वो आदी थी, कहाँ जाती थी, कहाँ ठहराते थे हमें तो नहीं पता, लेकिन हम रोने वाले हो गए और आके बैठे थे। इतनी देर में दादा वो वापस आ चुके थे। कहते किधर चले गए थे? हमने कहा जी उधर खेल रहे थे। तो क्या हुआ है? हमने कहा जी हमारी बकरियाँ भाग गई हैं। कहते किधर भाग गई हैं? हमने कहा हम उनके साथ खेल रहे थे तो वो आगे निकल गई हैं भागती हुई। तो उन्होंने अपने मुलाजिम को आवाज़ दी, कहता है इधर आओ, बकरियाँ किधर हैं? कहते हैं जी वो तो उधर गई हुई हैं चरवाने के लिए, उसको जो चरवाहा टाइप होता है उसको चरवाने के लिए लेके गया हुआ। कह रहा है वो तो कह रहे हैं हम खेल रहे थे अभी भाग गई हैं।
कह रहा जी मैं पता करता हूँ। वो गया और उसने पता किया तो उसने कहा जी वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं हैं, बकरियाँ आने वाली हैं। थोड़ी देर के बाद बकरियाँ आ गई। उससे दादा अबू ने हमारे सामने सवाल किया, हाँ भाई किधर थे? उन्होंने कहा जी मैं बकरियों को लेकर वो फलां जगह पे गया हुआ था। उन्होंने कहा वो किधर हैं जो इनकी बकरियां थी? उन्होंने कहा जी वो हैं सामने। उन्होंने कहा ये तो कह रहे हम खेल रहे थे, हम भाग के गए, हमने पहचान लिया। हमने कहा ये है, हाँ जी ये हमारी हैं। कहते हाँ यही तुम्हारी हैं। तुम कहाँ खेल रहे थे? हमने कहा जी हम वहाँ खेल रहे थे। उससे फिर मुखातिब हुए, बच्चे कह रहे हैं खेल रहे थे, तुम क्या इधर छोड़ के गए थे? उन्होंने कहा नहीं जी मुझे याद है, मैं तो उधर लेके गया हुआ था, ये बकरियां नहीं थी। तो दादा अबू ने हमसे सवाल किया, हो सकता है तुमने किसी और की बकरियों को अपनी बकरियां समझ लिया हो, बच्चे हो ना, कोई गलत समझ लिया होगा तुम्हारी बकरियां। अब इतने शऊर में थे हम, मतलब इतने छोटे भी नहीं थे। हमने कहा दादा अबू बकरी की आंख पे यहाँ पे निशान है और हमने उसको डोरियां बांधी हुई हैं और हमने कहा था हमारी डोरी कोई ना उतारे। और जब बकरियां वो सामने खड़ी थी उसको कहा इधर लेके आओ, देखा उसके गले में डोरियां बंधी हुई थी। मैंने कहा ये देखिए हमारी डोरियां बंधी हुई हैं। अगर वो किसी और की थी और किसी और की गलत समझ के हम खेलते रहते तो उनके गले में ये वाली डोरियां कैसी थी जो हमने बांधी थी? तो दादा वो कुछ समझ लग गई थी, हमें समझ नहीं लगी। कहते हैं अच्छा खैर है ठीक है वो हो जाता होता है, कोई बात नहीं, वो हो गया होगा, चलो खेलो। और हमें बिजी कर दिया, हम भी बिजी हो गए। ये आज मुझे याद आता है, वो बकरियां जिनके हम साथ खेलते थे वो हमारी ही थीं, लेकिन हमारी बकरियां हकीकत में कहीं और गई हुई थीं। जिनके साथ हम खेलते रहते वो क्या थी, बकरी का रूप धार के क्यों हमारे पास आ गई वो, कि हम उनको अपनी बकरियां समझ के खेलते रहे, आज तक मुझे नहीं पता, अल्लाह को मालूम। वहीं पे बातें शुरू हो गई ना, ऐसे गपशप होती थी, महफिल लगती थी, बातें करते थे। जब दादा अबू के पोते आते थे या बेटे आते थे तो लोग इधर उधर ज़रा ज़्यादा जमा हो जाते थे, यार मलिक साहब के वो ज़रा वो आए मिल आते हैं। तो वो उनका स्टाइल होता था, दोनों हाथों से ऐसे हमें हाथ मिलाते थे, मुझे आज भी याद है। तो हम भी उनको दोनों हाथों से ऐसे मिलाते थे। तो वो आए सारे मिलना, आके बैठ के बातें शातें कर गए, कोई ऐसे ज़मीन पे बैठ गया, कोई उधर पे बैठ गया, दादा अबू चारपाई पे बैठे हुए हैं, हम भी चारपाई पे दूसरी पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे बातें हो रही हैं। तो दादा अबू ने एक को कहा, उनका मुज़ेरा था, वो क्या हुआ है, सुना है तेरे साथ वो कोई मसला हुआ है? तो उसने कहा हाँ मलिक साहब वो मेरे साथ, आपसे तो अब छुपा नहीं सकते, तो वाकई मैं डर गया हुआ था। तो कह रहे मैं वही परेशान था, तेरा पूछता रहा हूँ कि किधर है। कह रहे हैं जी वो बीमार है, डरा हुआ है। तो क्या डरा हुआ था, क्या हुआ? तो वो कहता है जी मैं और जो फ़लाँ है, उसका उसने नाम लिया। उन्होंने कहा हाँ जी, हम दोनों आ रहे थे, तकरीबन कोई शाम का टाइम था, वो साइकिल चला रहा था, मैं पीछे बैठा था। तो हम लोगों ने पहुंचना तो जल्दी था, लेकिन वहाँ से निकलते निकलते देर हो गई शहर से, तो शाम हो गई। अब अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था, लेकिन अभी अंधेरा फुल फैला नहीं था। तो हम लोग आगे नहर के ऊपर, हमारा वो जो रास्ता था वो नहर के साथ साथ आता था और नहर से आगे फिर नीचे उतर जाते थे। बड़ी नहर थी, बहुत बड़ी नहर, आज तो खुश्क हो गई है। तो कहते जी हम नहर पे चढ़ गए। नहर के इर्द गिर्द आपको पता है आबादी नहीं है कोई भी, तो वीराने वाला जो हिस्सा आता है वो काफ़ी जंगल था, वहाँ पे दरख्त भी थे, और वो जो एक नहर का ऐसा हिस्सा था जिसके इर्द गिर्द जंगल ही जंगल था, दरख्त ही दरख्त थे, कोई ज़मीन उगी हुई नहीं थी, बंजर ज़मीन थी, रेतली ज़मीन थी, वो बंजर थी। कह रहे जब हम उस जंगल में पहुँचे हैं ना जी, तो रोड के दरमियान में बकरी खड़ी हुई थी। ये साइकिल चला रहा था, मैंने कहा, इसने साइकिल रोक दी। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा यार आगे बकरी खड़ी है। कह रहा मैं पीछे बैठा हुआ था स्टैंड पे, मैं उतरा हूँ, तो मैंने कहा हाँ यार ये बकरी खड़ी है, ये बकरी किसकी आ गई? लगता है किसी की भूल गई है। कोई बकरियां लेके अपनी जा रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, और मेरे ख्याल में एक बकरी उसके पीछे रह गई, अब क्या करें? कह रहा यार फिर भी आवाज़ दो इधर उधर से, शायद किसी की बकरी हो तो वो ले जाएगा। तो कह रहे यार आवाज़ देने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो कह रहा यूँ आवाज़ मैंने ज़ोर ज़ोर से दी, ऊंची आवाज़ में सराकी में, कि भाई कोई है, मतलब किसकी बकरी है भाई, कोई इधर पास है, कोई बकरियां लेके फिर रहा है। ऐसे आवाज़ें निकाली ऊंची ऊंची सी कि किसकी बकरी आके ले जाए। कुछ देर लगे रहे, कहते हैं हम 5-10 मिनट और लग गए, 5 मिनट लग गए, कोई भी ना आया। तो मैंने उसका ओए चल फिर अल्लाह मालिक है, ले चलते हैं। उसने कहा यार है मैं किसी की बकरी है, तू क्यों? उन्होंने कहा किसी की है, माले की कोई नहीं है, कोई और आएगा वो भी तो ले जाएगा। कोई हम छुपा थोड़ी रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। वहाँ पे चल के मनादी करा देंगे अपने गांव में, यार किसी की बकरी हमारे पास आई है, निशानियाँ दे देगा, हम उसको वापस कर देंगे। निशानी नहीं देगा तो फिर इसका मतलब है किसी की नहीं है।
खैर उस दोस्त को कायल किया, क्योंकि मैंने कहा चला अंधेरा भी हो रहा है, रोशनी जा रही है। तो साइकिल पे बैठा कह रहा मैंने बकरी को उठाया, बड़ी तगड़ी बकरी थी, तगड़ी बकरी नहीं होती है, मैंने उसको उठाया, मुझसे उठाई ना जाऊँ। मैं कहा तेरी अल्लाह भला करे। मैंने कहा यार ये अकेली नहीं उठाई जा रही मुझसे, ऐसी भारी बकरी यार, तो जानदार बकरी है, मज़ा आ गया। दोनों ने हमने उठाई, उसने मेरी हेल्प की, मैं पीछे बैठा, उसने मेरी हेल्प करा के मेरी ऐसे पकड़ा दी मुझे। अब मैं बैठ किस तरह गया, साइकिल पे बैठने का रूल ये होता है आप एक साइड पे बैठते होते हैं, यानी दोनों टांगे एक साइड पे करके बैठते हैं। वो कह रहा बकरी इतनी भारी भरकम थी और इतनी वजनी और उसका जिसामत इतनी थी कि मैं अब एक साइड पे टांगे करके नहीं बैठ सकता था। तो मैंने एक टांग लेफ्ट पे और एक टांग राइट पे कर ली और बकरी को सेंटर में रख लिया और पकड़ लिया ऐसे कस के। बकरी बोली जा रही है, मैं कर रही है, मैंने कस के पकड़ा, मैंने कहा चल बैठ भी। वो बैठ गया। जब उसने साइकिल चलाया कहता यार बड़ा भार है, बड़ा वजनी है। मैंने कहा यार तुझे चलाना तो पड़ेगा, चल, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई हमारी। कह रहे जी हमने साइकिल चलानी शुरू कर दी। स्पीड इंतहाई स्लो है, उसकी वजह यह जोर इतना लग रहा है कि साइकिल चल ही नहीं पा रहा। मैं उसको कह रहा हूँ यार थोड़ा सा तो तेज चलाओ। कह रहा है यार जान निकल रही है, नहीं चल ही नहीं रहा। ये तकरीबन कोई 20 मिनट 15-20 मिनट का एक सफ़र तो था जो तय करना था, ये जो वीराने वाला था, और यहीं से ये ज़रा डरते थे, जल्दी निकलना होता था। अब साइकिल चलाते चलाते 5-7 मिनट हो गए, वो पसीने पसीने हो गया जो साइकिल चला रहा है, और कह रहा है यार नहीं चल रही हो भाई, ये क्या उठा दिया, फेंक दे इसको। वो कह रहा है यार इतना सफ़र कर लिया, चल थोड़ा सा और चला, बाकी मैं चला दूंगा, कुछ तो चला। वो कह रहा है मेरी जान निकल गई है, मैं चला ही नहीं पा रहा। मज़ीद कहता है 2 से 3 मिनट चलाए होंगे कि उसने 2 से 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा चलाए होंगे कि उसकी सांस रुक गई और रुक गया, साइकिल रोक देने का, भाई मेरी बस हो गई, तू आके उतर, मैं नीचे उतर रहा हूँ, अब तू आके चला, मैं पकड़ के बैठता हूँ, मेरे बस से बाहर हो गया, मुझसे साइकिल नहीं चल रही। मैंने कहा चल ठीक है तू उतर, मैं चलाता हूँ। वो साइकिल से उतरा, मैंने अपने पाँव जो ऊपर उठाए हुए थे ज़मीन पर रख दिया ताकि साइकिल ना गिरे, और वो जैसे ही उतरा है ना तो उसने जूं मुड़ के देखा है पीछे, तो एकदम उसको झटका लग गया, उसकी आंखें खुली की खुली। मैं कहा क्या हुआ है? मुझे कहता है पीछे देख। कह रहा मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो बकरे की टांगें वो लंबी हुई पड़ी थी, जहां तक हम देख सकते थे, अंधेरा हो चुका था, जहां तक हमें नजर आया उसकी टांगे ही टांगे जा रही थी। कह रहा है बस मुड़ के देखने की देर थी, टांगे ही टांगे थी, बकरी मेरी गोद में थी और कितनी दूर तक उसकी टांगे जा रही थी। कहता है यार मैंने ये देखा है मंजर, पीछे ऐसे मुड़ के देखा है और जैसे नजर आया टांगे टांगे आई हैं, एकदम से मैं इस अंदाज में खड़ा हूं कि साइकिल निकल जाए। कह रहा है मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, साइकिल मेरे आगे से निकल गया है। वो जो पहले साइकिल से उतर के खड़ा था, साइकिल उसका था, वो डरा हुआ था, उसने फौरी तौर पे साइकिल को पकड़ा और चलते हुए भागना शुरू कर दिया, साथ में साइकिल को भी लेके भाग रहा है। इतनी होश नहीं, इतनी अकल नहीं कि मैं साइकिल पे बैठ जाऊं और साइकिल को चलाऊं। कह रहा है उसने तो साइकिल पकड़ी और भाग दी, बकरी मेरी गोद में थी, साइकिल वो निकल गया था, वो भाग रहा, मैं बकरी को लेके इस तरह ज़मीन पे हूँ, उसकी टांगें पड़ी हैं, मुझे होश ही नहीं है और मैं खड़ा हुआ हूँ। एकदम मुझे एहसास हुआ कि वो चला गया है और मेरे होश अजीब से हो गए हैं, बकरी मेरे हाथ में और उसकी टांगें लंबी हैं। मैंने उसको ज़मीन पे फेंका, चीख मारी है, बाकायदा ज़ोर से चीख मारी है। तो कहता है मेरे कान में उसी वक्त कहका आया है जैसे कोई औरत कहका लगाती है, ऊंचा सा कहका। और वो जो साइकिल लेके आगे भाग के अब काफ़ी दूर चला गया, तो कहता है कहका मैंने भी सुना है औरत का। कह रहा मैंने चीख मारी है, उसके बाद नहीं मुझे होश, जूती मेरी वहीं पड़ी रहेगी। और जब मैं भागा हूं तो वो जो साइकिल वाला दूर जा चुका था, मैं उससे भी आगे निकल गया हूं, इतना तेजी से भागा हूं। और उसको क्रॉस करते करते मैं घर कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता, इतना लंबा सफ़र कैसे तय हुआ। घर गिरा हूं तो मुझे बुखार, बेहोश, 2-3 दिन बुखार रहा, घर वाले दवाई देते रहे, आहिस्ता आहिस्ता जाके मैं ठीक हूँ। और मैंने तौबा की है आइंदा रास्ते में से किसी बकरी को नहीं उठाना। तो दादा अबू, उस वक्त हम लोग भी बैठे सुन रहे थे, वो कहानी सुना रहा था। तो दादा अबू बोले कभी भी रास्ते में इस तरह की चीज़ें हैं तो इनको ना उठाना, इनको छेड़ना भी ना। ये उस वक्त उन्होंने कहा था, ये इम्तिहान लेती हैं बंदे का कि इसके अंदर लालच कितनी है, कभी लालच ना करना।
वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, बच गए, वरना वो जो कहकर तुमने सुना ना, वो जो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती थी। उनकी उन बातों को जो उस वक्त समझ नहीं आई थी, वो आज मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ इस तरह का जानते थे इस मखलूक के बारे में। सो इसलिए ना वो उन सांपों से डरते थे, ना वो जिन्नात से डरते थे, क्योंकि एक वाक़या हुआ था, वो स्कूल मैंने भी देखा था। दादा रमज़ान ने एक स्कूल बनाया था, उनका एक इलाका था, उनकी ज़मीनें और जगह पे थी, वो और थे, वहाँ पे मैं एक ही दफ़ा गया था ज़िंदगी में, और वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल सा बनाया था, कच्चा स्कूल, जो उसके 2-3 कमरे बनाए गए थे, कच्चे कमरे बनाए गए थे, और टाट बिछाए गए थे ज़मीन पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, गांव के बच्चों के, ताकि स्कूल थोड़ा सा मिल सके। सरकारी वहाँ पे नहीं था, खुद से कोशिश की गई थी दादा अबू ने और दूसरे दादा रमज़ान ने। वो उनके दोस्त थे तो उनको भी हम दादा कहते थे कि स्कूल बना लें यार, चले बच्चे पढ़ ही लेंगे। स्कूल बन गया, जैसे एक छोटे से गांव के अंदर स्कूल बनाते हैं, एक छोटा सा कच्चा सा स्कूल, 2-3 कच्चे मतलब ईंटें नहीं, गारा बना के मट्टी के जो कमरे बनाए जाते हैं, मट्टी के कमरे बनाए गए। बच्चों के बैठने के लिए टाट होते थे, उस वक्त टाट कहते थे उनको, तो वो टाट बिछाए गए कि बच्चे इसके ऊपर बैठेंगे। असातिज़ा के लिए बाकायदा 2-3 कुर्सियाँ मंगवाई गई, जो एहतमाम वो इस एक छोटे से एक गांव के स्कूल का कर सकते थे, 4 दीवारी के अंदर उन्होंने एहतमाम कर दिया। और मुफ्त वो तालीम रखी कि जी बच्चे आए पढ़ें, असातिज़ा हायर किए बाकायदा कि जी आप आगे पढ़ाया करें इधर, और हम आपको पैसे दिया करेंगे। अब उस छोटे से इलाके में तो कोई उस्ताद नहीं था, शहर से उस्ताद को बुलाया गया और उसको तनख्वाह पे रखा गया। उस्ताद पहले दिन आ गया और गांव वालों ने भी अपने बच्चों को, एक तो बच्चे आ गए, देखी बच्चे आना शुरू हो गए, और उस्ताद ने बाकायदा तौर पे बच्चों को क्लास में बिठाना शुरू कर दिया कि चलो जी एक किस्म का एक स्कूल बन रहा है, बच्चे आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था। तो यूं स्कूल माशाल्लाह से चलना शुरू हो गया। इस तरह के गांव के अब 8-10-15 बच्चे जितने भी थे वो आने शुरू हो गए उसके अंदर, और असातिज़ा पढ़ाते, 2 उस्ताद हो चुके थे। तो कुछ दिनों के बाद दादा रमज़ान ने मेरे दादा अबू से कहा, यार मलिक एक मसला आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ क्या हुआ है? वो रात को ही बैठे थे वही। उन्होंने कहा यार स्कूल बन गया माशाल्लाह, बच्चे पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं, असातिज़ा भी रख ली हैं, सिलसिला सारा कुछ आपके पैसों से जो मिल के हम दोनों ने बनाया वो बेहतरीन हो गया है। मसला ये आ रहा है कि स्कूल को असातिज़ा पढ़ाते हैं, पढ़ा शढ़ा के, वो जो बाहर 4 दीवारी भी की हुई है, अंदर कमरे बने हुए, पूरा एक स्कूल था, दोनों जानते थे। बाहर ताला लगा देते हैं ताकि कोई आवारा कुत्ते या आवारा जानवर या कोई ऐसे चोर चकार से अंदर ना आ जाए। चोरियां तो उस दौर में होती थी। तो कह रहा है पहली रात जो वाकया हुआ है कि वो ताला लगा के चले गए, सुबह अंदर आए हैं तो वो जो टाट बिछाए गए थे किसने चुक के वो साइड पे मारे हुए थे, कुर्सियां पुट्ठी पड़ी हुई थी, जो ब्लैक बोर्ड सा लगा हुआ था वो ज़मीन पे गिराया गया था। पता नहीं कोई शरारत कर गया है, उसको क्या था, पता नहीं, उसको स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, कोई पागल सा देहाती है, कोई जाहिल सा, वो स्कूल को बुरा समझता है, तो वो अजीब सा मतलब उसने सारा सामान कर गया। तो खैर उस्तादा ने मिल के वो सारा ठीक शेक किया, जो थोड़ा बहुत ही था, ज़्यादा नहीं था, वो कुर्सियाँ वैसे ठीक की, दोबारा बिछाया। तो दूसरी रात कह रहा है फिर से बंद करके गए, सब कुछ सेट करके सुबह आए हैं तो फिर से वो सारा उलट पुलट पड़ा हुआ था, उसी तरह सारा निज़ाम वो कर गया था वो बंदा। उनने कहा यार परेशान हो गए टीचरों ने। फिर 3 दिन तो बर्दाश्त किया, जब तीसरे दिन भी वो आए हैं, 2 दिन तो उन्होंने कर लिया कि चलो जाए, तीसरे दिन उन्होंने फिर मालकान के नोटिस में देना था। उन्होंने बताया जी दादा रमज़ान को कि ऐसी तीसरी रात है जी, हम आते हैं रात को सेट करके जाते हैं, स्कूल को बंद करके जाते हैं, शाम को अगले दिन आते हैं, सुबह खोलते हैं तो सारा उल्टा पुल्टा पड़ा होता है, हमें आधा घंटा लग जाता है उसको सीधा करने में, ब्लैक बोर्ड कुर्सियाँ ये वो सारा निज़ाम वो ख़राब करके जाते हैं कि हमें सेट करना पड़ता है, पता नहीं कौन कर रहा है। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बुरी बात है, इसका मतलब है जो भी है तालीम को नापसंद करता है, जिसकी वजह से वो इस तरह कर रहा है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। ये क्या बात हुई? उन्होंने कहा चलें इसको हम देखते हैं, मैं गांव वालों को जिम्मे लगाता हूँ कि यार पूछो कौन बंदा इस तरह कर रहा है, ये ना करें, ये क्या हरकत है, छोटे से बच्चे हैं उनके लिए कौन से हमने 10वीं तक की तालीम दे रहे हैं, यही 5 जमातें बच्चे पढ़ जाएंगे, चलो अब लिखना पढ़ना तो आ जाएगा, गिनती करना तो आ जाएगा ना, यहाँ तो बच्चों को 100 तक गिनती नहीं आ रही। गांव वालों को भी कह दिया, 2-4 दिन सुकून रहा, लेकिन 5वें दिन वो कह रहे हैं 4-5 दिन सुकून रहा। 5वें दिन वो जब दाखिल हुए हैं तो एक जो कमरा बनाया गया था उसके अंदर बाकायदा बड़ा सा सुराख हुआ था, उसको तोड़ा गया था, और
तोड़ के उसकी कुर्सियां सामान और एक दो जो मेज थी, जो थोड़ा मोटा फर्नीचर उसके अंदर रख के लॉक किया जाता था, कच्चे कमरे थे, दरवाजे लगाए थे लकड़ी के, उसको उन्होंने क्या किया, बाहर वाली साइड से आया है कोई, दरवाजा नहीं खोला, यानी वो कच्चे कमरे का दरवाजा था लकड़ी का, वो 2 दरवाजे होते थे, उसको ताला लगा हुआ है, उसने उधर से नहीं खोला, पीछे वाली साइड से गया है, उसने बड़ा सा गोल सा सुराख किया है, कच्ची जमीन थी, अंदर घुसा है और उसने सारा सामान उठा के फेंक दिया बाहर। अगले दिन फिर रिपोर्ट मिली कि जी उसने सुराख भी कर दिया बहुत बड़ा और सामान फिर उस तरह फेंक दिया है। परेशान हो गए, गांव वाले से बात की कि यार तुम लोगों को भी कहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या सिलसिला है, समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी ये काम करें कि कोई बंदा शंदा ढूंढें, इधर बंदे को सुला दिया करें, रात को बंदा इधर सोएगा तो कोई मामला नहीं होगा, काम सेट हो जाएगा। वो कहते हैं जी ठीक है, कोई बंदा देखते हैं। उसको कहते हैं यार पैसे जैसे नहीं है, वैसे ही तू रात को तूने सोना ही होता है, तू अपना पानी छानी लगा के जो काम काज करना होता है, चाबी उसको दे देंगे, वो आके इधर सो जाए, सुबह वो चला जाए। गाँव वालों के लिए तो एक नॉर्मल सी बात होती है। उन्होंने कहा जी ऐसे कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी कल से बंदा आपको मिल जाएगा। लेकिन उस रात जब वो रख के गए चीज़ें, सुबह आए तो बाकायदा वो जो टाट थे उनको गंदगी में भर दिया गया था। वो जो गंदा पानी गुजर रहा होता है उसके अंदर डबो डबो के खराब करके वहां पे फेंक दिया गया था। और परेशान हो गए कि यार अब तो इंतहा कर दिया जिसने भी है, हम तो सोच रहे थे चलो आज बंदा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वो सारा कोई नुकसान कर गया। अब ये इस्तेमाल के काबिल तो नहीं है जो टाट हैं, तो नए मंगवाने पड़ेंगे, तो उसने नुकसान कर दिया। तो फिर बंदे को कहा कि यार तुम इधर रात को सो जाओ। उसने कहा जी मसला कोई नहीं, मैं रात को अपना टाइम है, पानी शानी लगा के मैं आऊँगा, मैं आके सो जाऊँगा। देहाती बंदा था। चाबी उन्होंने उसको दे दी। रात के टाइम वो अपना वो कहता है मैंने अपना पानी छानी लगाना था, उसने कमीज़ नहीं पहनी हुई थी, धोती बांधी हुई थी, और चाबी को वो धोती के अंदर ही ना गोल गोल घुमा के ऐसे फंसाते थे। कहता है वहीं मैंने चाबी अपनी फंसा ली। मैं गया अपना काम शाम किया, पानी छानी लगाया। उसके बाद जब मैं फारिग हुआ, टाइम का पता नहीं 11-12 का होगा, कह रहा मैं आ गया, ताला खोला बाहर के दरवाजे का, अंदर घुसा, अंदर से मैंने कुंडी शुंडी लगाई गया, मैंने चारपाई डाली हुई थी कि मैंने यहाँ पे सोना है, मैं जाके चारपाई पे सो गया। थका हुआ था, मैंने पानी लगाया हुआ था। रात का कौन सा पहर था, कहता है मेरी आंख खुली है, दरवाजा ठा ठा बज रहे हैं। मैं एकदम उठ के बैठ गया कि कौन है भाई। कह रहा मैंने ऊंची आवाज में कहा कौन है, क्योंकि जो दरवाजों को आपने ताले लगाए हुए हैं, कह रहा है ये मुझे पता है कि ये ताले लगे हुए थे, ये खुले हुए थे और ये ठा ठा बज रहे थे। कह रहा है मैं एकदम चौंक गया हूँ, कौन है जिसने ताले खोल लिया और ठा ठा बजा रहा है। कह रहा है मैं उठाऊं वहां से अपनी चारपाई से, फिर आवाज दी कौन है भाई। मेरे साथ वो डंडा, ये रख जाती लोग हमेशा डंडा एक बड़ा सा अपने पास रखते हैं। मैंने अपना डंडा उठाया कि कोई नुकसान ना पहुंचा दे जो भी है ये जो हरकत कर रहा है। कह रहा मैंने डंडा उठाया, पकड़ के मैं करीब गया हूँ। मैंने कहा कौन है भाई। जब मैं करीब गया हूँ तो दरवाजे रुक गए हैं, कमरों के सिर्फ दरवाजे खुले हुए हैं। तो मैं खड़ा होकर बाहर उसको आवाजें दे रहा हूँ, बाहर आओ यार कौन है। अब मैं कह रहा मैं डर नहीं रहा, मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ कि है तो कोई बंदा गाँव का। मैं चाह रहा हूँ ताकि मेरे सामने आए, मैं उसको पहचानूं, क्योंकि वो गाँव वाले एक दूसरे को जानते थे सारे एक दूसरे को कि ये कौन है गाँव वाला। वो बंदा भी तपा हुआ था कि हम इसको पकड़ेंगे, यार बच्चे हमारे मुफ्त में पढ़ रहे हैं, अगर 5 जमातें पढ़ जाएंगे तो कौन सा नुकसान है कि तुम आके ये हरकतें कर रहे हो। वो सारे गुस्से में थे, तो वो इसलिए डंडा लेके हाथ में खड़ा हो गया कि जो भी ये लड़ना पड़ा मैं इससे लड़ूंगा, लेकिन इसका मैं चेहरा देख लूँ ताकि सुबह मैं आपको लोगों को बताऊं ये बंदा है जो ये नुकसान कर रहा है। खड़ा रहा बोलता रहा। उसने कहा बाहर आना, आता क्यों नहीं। काफी देर मुखातिब करता रहा, नहीं आया। तो उसके बाद उसने फैसला किया मैं अंदर घुसता हूं। ये रात को तारीकी में काम करने वाले लोग होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, जो पानी वगैरह लगाते हैं। कह रहा है जी मैं दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर झांक के देखा, डंडा मैंने इस तरह अलर्ट पकड़ा हुआ था कि अगर कोई मुझ पर हमला करता है तो इसको रोकूंगा और उसके बाद मारूंगा, मैं लड़ूंगा उसके साथ। मैंने अंदर घुसा, इधर देखा, बंदा कोई नहीं। कह रहा मैं परेशान हो गया, बंदा क्यों नहीं, बंदा किधर गया। ओहो, मैंने कहा सुराख से निकल गया होगा। लेकिन दूसरे कमरे में भी तो कोई था, दरवाज़ा तो उसका भी बज रहा था, इसका वाला बंदा इधर भी है। कह रहा है मैं उस कमरे में गया। वो अब मैं डरा नहीं, आवाज़ें दी, कोई नहीं आया, मैं अंदर चला गया, अंदर कोई नहीं। तीसरे कमरे में गया, उधर कोई नहीं। कह रहा है मैं परेशान, बंदे किधर गए। ये तो एक नहीं हो सकता, अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो तीनों दरवाजे बज रहे थे, इसका मतलब 3 बंदे हैं, मैं अकेला हूं।
कह रहा मैं पीछे हट गया, अलर्ट हो गया ना कि ये कोई एक नहीं है, तो शरारत है बकायदा, 3 बंदे हैं, ये नुकसान है। अब मैं तीनों कमरों को अंदर से देख के आ चुका हूँ, अंदर कमरे खाली, अंदर कोई नहीं है। मैं पीछे आके खड़ा हो गया, लेकिन उन दरवाज़ों के सामने खड़ा हूँ कि यार ये क्या मामला है, कौन बंदे हैं, अब दोबारा आएंगे, या तो मैं भाग जाऊँगा या लड़ूंगा। कहता है मैं यहाँ आके खड़ा ही हूँ, मेरे आंखों के सामने दरवाजे दस 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 बजना शुरू हो गए, दस दस दस। कहता है मैं उसी लम्हे समझ गया तो बंदा तो इधर है ही कोई नहीं, तो दरवाजे जिस तरह बज रहे थे, मैं कही अल्लाह लोग हैं। अल्लाह लोग बोलते हैं जिन्नात को, वो लोग कहते हैं कि ये अल्लाह लोग हैं, इंसान नहीं है। कहता है मैंने डंडा वहीं पे फेंका, दौड़ लगाई, बाहर कुंडी खोली, दौड़ लगा दी कि भाई ये तो माजरा ही और है। सुबह हुई, उसने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कोई गांव का बंदा कोई नहीं है। हम भी यही हैरान थे कि गांव का बंदा कोई ऐसी हरकत कर नहीं सकता, तो फिर कौन है। मैं भी उसको पकड़ना चाह रहा था, लेकिन रात मैंने तहकीक कर लिया, जी वो अल्लाह लोग हैं, इंसान नहीं, वो जिन्नात हैं, वो कर रहे हैं। तो फिर ये सारी कहानी सुना के दादा अबू को रमज़ान साल ने, दादा रमज़ान ने, उसने कहा मलिक साहब अब मलिक कुछ कर यार, क्या करें। तो दादा ने कहा इसमें डरने की क्या बात है, क्या करें, क्या उनको मना करो। उन्होंने कहा जिन्नात हैं कि अल्लाह लोग हैं, उनको कैसे मना करें। वो कहता है मैं मना कर देता हूँ। कह रहा कैसे। कहता रात मैं वहीं पे गुजार लूंगा। और उसके बाद बाकायदा तौर पे जहाँ सबको पता लग गया कि यहाँ पे अल्लाह लोग हैं, कोई जाने को तैयार नहीं था, उन्होंने फैसला किया मैं यहाँ पे रात गुजारूंगा। और वो वहाँ पे रात को सोए, सुकून से कहते सोए। और आधी रात हुई, वही से शुरू हो गया काम, ठा 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 उसी तरह। बल्कि उस बंदे ने जो बताया था उसमें आंधी चलने का उसने नहीं बताया था कि आंधी चल रही थी, हवा शवा नहीं चली थी। लेकिन दादा वो बताते हैं कि जब मैं सोया था तो एकदम तेज आंधी चल पड़ी, जोर शोर से एक तेज आंधी चल पड़ी और दरवाजे ढस 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 बज रहे। कह रहे लगे मैं समझ गया था क्या है। कह रहे मैं खड़ा हुआ, वो बताते हैं मैं खड़ा हुआ और मैं चलता हुआ उन दरवाज़ों के पास गया और मैंने उनको कहा भाई बात सुनो। मुखातब किया जाता है ना, जिस तरह इंसान को खौफ नहीं उनके अंदर, ये मैं अभी गवाही देता हूँ, उनके अंदर खौफ नहीं था। मैंने कभी उनकी ज़िंदगी में आंखों में जिसमें खौफ नहीं देखा। पास गए, कहते भी बात सुनो, ये बच्चों का स्कूल है, तुम नहीं रह सकते इधर, बच्चों ने पढ़ना है इधर, और पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा कोई मसला है, तुम्हें कोई तकलीफ हुई, हम हाजिर हैं, जो कहोगे हम कर देंगे, लेकिन इधर तुम नहीं रह सकते, ना तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त है। तुम अल्लाह की मखलूक हो, तुम अपने काम से काम रखो, हम अल्लाह की मखलूक है, हमें काम से काम रखने दो, हमारे साथ मतलब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, और मेहरबानी करो यहाँ से जाओ। उनके बोलने का स्टाइल ऐसे था जैसे वो किसी इंसान को मुखातिब करके बोल रहे थे, डर खौफ कतई नहीं, और वो ऐसे थे। और जब वो खड़े ये बोल रहे थे तो दरवाजे रुक गए, और उसके बाद कहते हैं बस आज के बाद इधर नहीं आना, इधर बच्चे पढ़ेंगे, तुम्हें कोई जगह चाहिए, कोई कमरा चाहिए, कोई मकान चाहिए, तुम्हारे मकान पे घर बन गया है, तुम्हारी जगह पे बन गया है, किसी दरख्त पे बन गया, हम और दे देंगे, आप भी अल्लाह की मखलूक हो, आपका हक है, हम आपको और दे देंगे, जाओ। मतलब वो थे सखी तबीयत के ना, मतलब सखी इतने थे कि मुझे आज भी याद है कि जब हमारी गंदम आती थी तो सबसे पहले उन घरों में गंदम जाती थी जो ज़रूरतमंद होते थे, वो ऐसे लोग थे। तो कहते हैं मैंने आपको एक वाक्य भी सुनाया हुआ कि यही दादा जो एक मेरे नाना अबू, ये मेरे नाना अबू और मेरा दादा अबू आपस में भाई थे, यही जिनका मैंने बताया, जिनको अब दादा कहते थे, दादा रमज़ान, इनका एक बाइक था जो दादा ने, मैं अभी आज आपको बल्कि कहानी में सुनाई भी, दादा ने इनको भी एक बाइक लेके दिया था। तो ये मेरे नाना की शॉप थी, उसके अंदर खड़े करते थे, खाली पड़ी हुई थी। तो 2-3 दफ़ा चाबी मांगी तो उन्होंने पूछा लड़के से चाबी किस लिए मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जी रमज़ान साहब ने बाइक खड़ा करना होता है। कहता है शर्म कर, फिर चाबी पक्की उनको दे दे, वो तुझसे चाबी मांगेगी कि मैंने खड़ी करनी है, चाबी इधर दे। चाबी पकड़ी और उसको कहते हैं रमज़ान क्या बच्चों से चाबियां मांग कर, रख अपनी जेब में, तेरी दुकान इधर खड़ा किया कर। और वो दुकान उनको दे दी थी। उन्होंने कहा नहीं मैंने सिर्फ बाइक खड़ी करने को होता है, रख ये दुकान तेरी, और दुकान उनको दे दी थी। यकीन मानिए वो आज तक दुकान उनके लिए, कुछ अर्सा पहले उन्होंने दुकान करोड़ों में बेची है। वो इस तरह के लोग थे, सिर्फ बाइक खड़ी करते थे। ये मैंने पहले भी वाकया सुनाया। तो चाबी मांगते लड़के से और चाबी मांग के बाइक खड़ी करके वापस कर देते थे, चाबी ताला लगा देते थे कि यार बाइक खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा उनको नहीं पता था नाना अबू को। उन्होंने कहा क्यों मांगते हैं। उन्होंने कहा यार बाइक खड़ी करने के लिए चाबी मांगते हैं मलिक साहब। उन्होंने कहा चाबी इधर पकड़ाया, ले रख, तेरा हो गई, ये तू चाबियां मांगेगा, अब ये तेरी दुकान है, खाली खड़ी हुई है, तेरी हो गई। इतना मोहब्बतों वाले लोग थे। तो यही इनको हम दादा कहते। तो दादा अबू भी सखी तबीयत के बंदे थे। तो उन्होंने खड़े होकर कॉन्फिडेंस से कहा जो चीज़ चाहिए हमें कहें, हम आपको दे देते हैं, मकान, कोठा, कमरा, कच्चा,
कहीं पे कमरा बना के देना है, हम बना के देते हैं। किसी दरख्त पे आपका बसेरा था, हम आपको मेहरबानी करें, उस दरख्त पे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसको नहीं काटेंगे, नए दरख्त कहते हैं नए लगाते हैं, जैसे कहते हैं हम करने को तैयार हैं। बच्चों के साथ नहीं करना, आपकी मेहरबानी। और मैं वापस जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे भी नहीं जगाना और मुझे भी तंग नहीं करना। और आज के बाद यहां ना आए, मैं अभी प्यार से समझा के जा रहा हूं, मिन्नत तरला करके जा रहा हूं, नहीं तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ पेश कैसे आता हूं। ये कहा, सुकून से चलते हुए आए, बिस्तर पे सो गए। ना दरवाजे खटके, ना खिड़कियां बजी, ना कुछ हुआ। उसके बाद कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनके अंदर ऐसी करज आवाज थी, भारी भरकम उनकी आवाज थी, रोब दबदबा था। इस तरह उन्हें खड़े होकर उनको क्लियर कहा था। अब मैं आपको बताता हूं, ये वो लोग थे जिनका मन सच्चा था। वो जो उनके कमरे में 4-5 सांप बैठे होते थे ना, इनके अकीदे इतने मजबूत थे, यकीन कामिल इतना मजबूत था कि या तो ये सांप हैं या अल्लाह के जिन्नात हैं, तो मैं इनको क्यों नुकसान पहुंचाऊं। मैंने आज तक इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे। ये अकीदा होता था इन लोगों का। मैंने जब किसी को आज तक बुरा भला नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो ये मेरा बुरा क्यों चाहेंगे, डरते नहीं थे। इसी बात पे मैंने राज प्रोग्राम शुरू किया था कि मैं आज भी फेक नहीं करता, रियल जिन्नात के पीछे भागता हूं, कहता हूं तुम्हारी ऐसी की तैसी, डरता नहीं। पता वजह क्या है, मन में ये होता है मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ बुरा क्यों होगा, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। शायद ये तरबियत का होता है। दादा अबू ने ये लफ्ज कहे नहीं थे, लेकिन ये खून में आ जाता है। मेरे मन में सिर्फ होता है यार मैंने किसी के लिए बुरा नहीं किया, कोशिश जरूर करता हूं किसी के काम आ सकूं, किसी की मदद कर सकूं किसी भी हवाले से, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं किया। तो मैंने जब किसी के लिए बुरा नहीं किया तो जिन्नात मुझे क्यों बुरा करेंगे, तो इसलिए मैं डरता नहीं हूं। और मेरे दादा अबू ने भी यही कहा था उनको कि भाई, मैंने कभी पूछा ना उनसे कि आप डरे नहीं, जिन्नात थे और आप खड़े होकर, उन्होंने कहा मैं क्यों डरूं, अल्लाह की मखलूक है। अकीदा था ना उनका, अल्लाह की मखलूक है, वो भी इधर रहते हैं, हम भी इधर रहते हैं, वो तंग कर रहे हैं, मैंने उनसे मिन्नत तरला किया, नहीं मानेंगे, मैं उनका सीधा भी हो जाऊंगा। भाई जहां लेना है रहना है दो, हम आपको लेके देते हैं, घर बना के देते हैं, जगह देते हैं, लेकिन ये थोड़ा कि बच्चों के स्कूल को करें। यकीन मानिए ऐसे लोग ये थे ग्रेट, जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कहा, ग्रेट लोग, ये वाकई ग्रेट थे, जिन्नात से भी नहीं डरते थे। इनकी ज़िंदगी के और भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, मुझे कुछ याद है कुछ नहीं, उसको मैं तस्दीक करना चाह रहा हूँ पहले फैमिली से। वो मैं तस्दीक कर लूँ, मैं आपको ज़रूर उनके वाक़यात सुनाऊंगा। उनके कई वाक़यात हैं। वो बहुत ब्रेव आदमी थे, बहुत लोग उनके रिस्पेक्ट करते थे, आज भी उनका नाम गूंजता है, बहुत बड़ा नाम था उनका। तो उनके कई और वाक़यात इंशाल्लाह मैं पता कर लूँ आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो आज कुछ ज़िंदगी की ऐसी ये यादें थीं जो मेरे साथ भी हुए थे, विनात वाक़यात, हॉरर स्टोरी तो सुनाता रहता हूँ इंशाल्लाह, और भी बहुत सारे ऐसे हॉरर वाक़यात हैं ज़िंदगी के। लेकिन आज लाइट सा दिल कर रहा था मेरा कि दादा की बातों को याद करूँ, तो वो आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा आपको। बाकी हॉरर स्टोरी तो इंशाल्लाह सुनाता हूँ, कल भी सुनाऊँगा, सुनाता रहूँगा। आप भी अपनी स्टोरी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को, हॉरर स्टोरी, आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी में शामिल करूंगा। व्हाट्सअप का नंबर है मेरा +9292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +923136655500। इस पे स्टोरी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिर में आपने लिखना है स्टोरी, STORY। अगर आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। आज की इस कहानी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।